क्या आप कभी यह समझने की कोशिश करते हैं कि लोग जो बोल रहे हैं उसके पीछे की असली भावना या उनके दिमाग में चल रहे विचार क्या हैं? कल्पना कीजिए कि अगर आप हर व्यक्ति के शब्दों, बॉडी लैंग्वेज और व्यवहार को समझकर उनकी सोच और इरादों को पढ़ सकते, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान और प्रभावशाली हो सकती है। रीड पीपल लाइक अ बुक किताब के लेखक पैट्रिक किंग एक कम्युनिकेशन कोच और सोशल डायनामिक्स के विशेषज्ञ हैं। इस किताब में उन्होंने यह सिखाया है कि लोगों के शब्दों के पीछे छुपे उनके विचारों को कैसे समझा जाए और उनकी बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव और माइक्रो एक्सप्रेशंस को पढ़कर उनकी असली मंशा को कैसे पहचाना जाए। यह किताब न केवल आपकी पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाएगी, बल्कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में भी आपको मजबूत बनाएगी। आज हम इस वीडियो में इस किताब के मुख्य सिद्धांतों और टेक्निक्स को जानेंगे, जो आपको एक बेहतर ऑब्जर्वर और समझदार इंसान बनने में मदद करेंगे। तो आइए सीखते हैं कि लोगों को किताब की तरह कैसे पढ़ा जाए। अध्याय 1, लोग वही नहीं होते जो वे दिखते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि इंसान के बाहरी व्यक्तित्व और उनके वास्तविक स्वरूप में अक्सर अंतर होता है। लोग अपनी असुरक्षाओं, डर और समाज की अपेक्षाओं के चलते एक झूठी छवि बना सकते हैं, जो उनकी वास्तविकता को छिपाने का एक माध्यम बनती है। इस अध्याय में बताया गया है कि हमें किसी व्यक्ति को समझने के लिए उसके शब्दों से अधिक उसके कार्यों और शारीरिक भाषा पर ध्यान देना चाहिए। कई बार लोग अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए एक मजबूत और आत्मविश्वासी छवि प्रस्तुत करते हैं। यह उनकी रक्षा तंत्र, डिफेंस मैकेनिज्म का हिस्सा होता है, जिससे वे अपने डर और असुरक्षाओं को बाहरी दुनिया के सामने उजागर होने से रोकते हैं। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, वे अंदर से अकेलापन या उदासी महसूस कर सकते हैं। कहा जाता है कि कर्म शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। किसी व्यक्ति के वादों और उनकी वास्तविकता में अक्सर फर्क हो सकता है। उनके कार्य और व्यवहार उनके असली इरादों और सोच को दर्शाते हैं। मानव शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज, किसी व्यक्ति की भावनाओं और मानसिक स्थिति का सटीक संकेत दे सकती है। आंखों का संपर्क, हाथों की हरकतें, चेहरे के भाव और बोलने का तरीका यह बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति ईमानदार है, असहज है या कुछ छिपा रहा है। किसी व्यक्ति के बोलने के तरीके, उनके शब्दों के चयन और आवाज के उतार चढ़ाव को ध्यान से सुनें। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बातचीत के दौरान अनावश्यक रूप से रक्षात्मक हो जाए, तो संभवतः वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति आंखों में देखने से बचता है, तो वह असहज हो सकता है या झूठ बोल रहा हो सकता है। बहुत अधिक हाथ हिलाना घबराहट को दर्शा सकता है। यदि कोई व्यक्ति शरीर को सिकोड़े हुए बैठा है, तो वह शायद आत्मविश्वास की कमी महसूस कर रहा है। ध्यान से सुने, जल्दबाजी में निष्कर्ष न निकालें। किसी व्यक्ति को सही तरीके से समझने के लिए धैर्य रखना जरूरी है। कभी कभी लोग परिस्थितियों के दबाव में असामान्य व्यवहार करते हैं, जो उनके सामान्य व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित नहीं करता। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आपके कार्यालय में एक कॉलीग है जो हमेशा आत्मविश्वास से भरी बातें करता है और खुद को टीम का लीडर बताने की कोशिश करता है। लेकिन जब टीम के सामने चुनौती आती है, तो वह निर्णय लेने से कतराता है और जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देता है। यह व्यवहार इस बात का संकेत हो सकता है कि उसका आत्मविश्वास केवल बाहरी दिखावा है। इसी तरह, यदि कोई मित्र लगातार आपकी बातों को नजरअंदाज कर रहा है, तो जरूरी नहीं कि वह आपकी परवाह नहीं करता। हो सकता है कि वह अपनी निजी समस्याओं से जूझ रहा हो। लोग अक्सर वही नहीं होते जो वे दिखते हैं। यह समझने के लिए कि कोई व्यक्ति वास्तव में क्या सोच रहा है या महसूस कर रहा है, हमें उसके शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझने और उसकी शारीरिक भाषा को पढ़ने की कला विकसित करनी चाहिए। यह न केवल हमें दूसरों के बारे में बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा, बल्कि हमारे रिश्तों को भी अधिक प्रामाणिक और गहरा बनाएगा। अध्याय 2, शरीर की भाषा पढ़ने की कला। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे किसी व्यक्ति के शारीरिक संकेतों को समझकर उनकी वास्तविक भावनाओं और मानसिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है।
जब लोग अपने शब्दों से कुछ छिपाने की कोशिश करते हैं तो उनका शरीर अक्सर सच बोलता है। शरीर की भाषा पढ़ने की यह कला न केवल हमारे रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करती है, बल्कि हमें दूसरों के इरादों को बेहतर समझने में भी सहायक होती है। आंखों को भावनाओं का दर्पण कहा जाता है। वे व्यक्ति की सच्ची भावनाओं को प्रकट करती है। यदि कोई व्यक्ति आपसे आंखों में आंखें मिलाकर बात नहीं कर रहा है, तो यह असुरक्षा, झूठ या झिझक का संकेत हो सकता है। वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो सकता है या बातचीत में असहज महसूस कर रहा हो। अगर कोई व्यक्ति अपनी आंखों को इधर उधर घुमा रहा है, तो वह बेचैनी, बोरियत या ध्यान भटकने का संकेत दे सकता है। अगर कोई व्यक्ति सामान्य से अधिक बार पलकें झपका रहा है, तो यह घबराहट का संकेत हो सकता है। हाथों की हरकतें व्यक्ति के मनोभाव को प्रकट करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। अगर कोई व्यक्ति बार बार अपने हाथों को जेब में डालता है या पीछे छिपाता है, तो यह संकेत हो सकता है कि वह कुछ छिपा रहा है या आत्मविश्वास की कमी महसूस कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति बार बार मुट्ठी बना रहा है, तो वह तनावग्रस्त या क्रोधित हो सकता है। बार बार हाथ मलना या अपनी उंगलियों को खटखटाना बेचैनी और चिंता का संकेत हो सकता है। मुस्कान व्यक्ति की भावना को प्रदर्शित करने का सबसे सामान्य लेकिन जटिल संकेत है। असली मुस्कान में न केवल होंठ हिलते हैं, बल्कि आंखों के पास झुर्रियां पड़ती हैं और पूरा चेहरा मुस्कुराता हुआ लगता है। नकली मुस्कान में केवल होंठ हिलते हैं, लेकिन आंखें खाली और भावहीन दिखती हैं। व्यक्ति का शारीरिक व्यवहार उसकी आंतरिक मानसिक स्थिति और भावनात्मक अनुभव को दर्शाता है। हमारी आदतें और प्रतिक्रियाएं अक्सर हमारी वास्तविक भावनाओं को प्रकट करती हैं। यदि कोई व्यक्ति बार बार अपने कपड़े ठीक कर रहा है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वह असुरक्षित या आत्मचेतना से भरा हुआ महसूस कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति आराम से बैठा है और उसकी मुद्रा खुली है, तो यह आत्मविश्वास और सहजता का संकेत है। वहीं यदि वह शरीर को सिकोड़कर या हाथ पैर मोड़कर बैठा है, तो यह असुरक्षा या तनाव का संकेत हो सकता है। तेज तेज बोलना या सांस लेना, यह घबराहट या दबाव का संकेत हो सकता है। बार बार चेहरे को छूना, खासकर नाक या मुंह को, व्यक्ति की झिझक, असहजता या झूठ बोलने का संकेत हो सकता है। उदाहरण, कल्पना कीजिए आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं। वह व्यक्ति आपसे बात करते हुए बार बार अपनी घड़ी देख रहा है और अपनी उंगलियों से टेबल पर हल्की दस्तक दे रहा है। इस व्यवहार से यह स्पष्ट होता है कि वह व्यक्ति बेचैन है और शायद इस बातचीत में रुचि नहीं रखता। एक अन्य उदाहरण में, अगर कोई सहकर्मी अपनी मुट्ठियां भींच रहा है और सीधा आपकी आंखों में देख रहा है, तो यह उसकी गुस्से या असहमति का संकेत हो सकता है। शरीर की भाषा को पढ़ने के लिए अवलोकन, ऑब्जर्वेशन और अभ्यास की आवश्यकता होती है। इस कला में माहिर होने के लिए बातचीत के दौरान व्यक्ति की छोटी छोटी शारीरिक हरकतों और इशारों को नोटिस करें। किसी व्यक्ति के व्यवहार को उनके मौजूदा परिस्थिति और भावनात्मक स्थिति के संदर्भ में समझने की कोशिश करें। केवल एक संकेत पर भरोसा न करें। हमेशा विभिन्न संकेतों को जोड़कर व्यक्ति की मानसिकता का विश्लेषण करें। अध्याय 3, माइक्रो एक्सप्रेशंस को समझना। माइक्रो एक्सप्रेशंस वे छोटे और तेज हावभाव हैं जो किसी व्यक्ति के वास्तविक भावनाओं को प्रकट करते हैं। ये एक्सप्रेशंस इतनी जल्दी आते हैं कि आम तौर पर 1 सेकंड से भी कम समय में गायब हो जाते हैं। लेकिन खास बात यह है कि इन पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता। इसलिए इन्हें पढ़ना और समझना किसी के अंदर छिपी भावनाओं और इरादों को जानने का एक सशक्त तरीका हो सकता है। मुख्य माइक्रो एक्सप्रेशंस और उनके अर्थ: गुस्सा, आंखों का संकुचित होना, भौहों का सिकुड़ना और होंठों को दबाना। यह भावना तब दिखाई देती है जब व्यक्ति असहमति, निराशा या उत्तेजना महसूस करता है। किसी व्यक्ति की भौहों की हरकत को ध्यान से देखें। जब वे सिकुड़ती हैं और चेहरे की मांसपेशियां तनाव में होती हैं, तो यह गुस्से का संकेत हो सकता है। डर, आंखें चौड़ी होना, भौहें उठ जाना और होंठों का हल्का सा खुलना। यह भावना तब प्रकट होती है जब व्यक्ति किसी खतरे, अनिश्चितता या चिंता का अनुभव कर रहा हो।
यदि किसी व्यक्ति की पलकें अचानक उठ जाएं और उनकी आंखें ज्यादा दिखने लगें, तो वह डर का अनुभव कर रहा है। खुशी, असली मुस्कान में होंठ ऊपर उठते हैं, गाल उभरते हैं और आंखों के पास झुर्रियां दिखती हैं। व्याख्या: यह सच्ची खुशी, संतोष या आनंद का संकेत है। नकली मुस्कान केवल होंठों तक सीमित होती है। असली मुस्कान में आंखों की चमक और गालों की हरकत शामिल होती है। कैसे पहचाने माइक्रो एक्सप्रेशंस? माइक्रो एक्सप्रेशंस इतनी जल्दी आते हैं कि इन्हें देखना आसान नहीं होता। किसी व्यक्ति के चेहरे के हर छोटे से छोटे हाव भाव को ध्यान से देखें। अभ्यास के साथ यह कला बेहतर होती जाती है। केवल चेहरे पर ही नहीं, बल्कि आवाज के उतार चढ़ाव, शारीरिक मुद्रा और व्यवहारिक पैटर्न को भी ध्यान में रखें। ये संकेत माइक्रो एक्सप्रेशंस की पुष्टि करने में मदद करते हैं। माइक्रो एक्सप्रेशंस आमतौर पर किसी अचानक सवाल, अप्रत्याशित घटना या नई जानकारी मिलने पर प्रकट होते हैं। सवाल पूछते समय उनकी तत्काल प्रतिक्रिया को पकड़ने की कोशिश करें। इस कला में निपुण होने के लिए अभ्यास बेहद जरूरी है। माइक्रो एक्सप्रेशंस को पढ़ने के लिए वीडियो क्लिप्स, रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन और सिमुलेशन एक्सरसाइज का इस्तेमाल करें। उदाहरण: अगर किसी मीटिंग में किसी ने आपकी बात पर प्रतिक्रिया देते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं और होंठ दबा लिए, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वह आपकी राय से असहमत है। किसी इंटरव्यू में अगर उम्मीदवार का चेहरा अचानक डर से चौड़ा हो जाता है, आंखें चौड़ी, होंठ खुले, तो यह संकेत है कि उसे किसी सवाल ने असहज कर दिया है। अगर कोई व्यक्ति आपकी सफलता की खबर सुनते समय पूरे चेहरे के साथ मुस्कुराता है, तो वह वास्तव में आपकी खुशी में शामिल है। लेकिन अगर केवल होंठ मुस्कुरा रहे हैं, तो यह नकली खुशी हो सकती है। माइक्रो एक्सप्रेशंस पढ़ने की कला हमें लोगों की असली भावनाओं को पहचानने में मदद करती है। ये संकेत छिपे हुए विचारों और इरादों का पता लगाने के लिए बेहद कारगर होते हैं। हालांकि इन्हें समझने के लिए धैर्य और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। एक बार इस कला में महारत हासिल कर लेने के बाद आप दूसरों की भावनाओं को उनके कहे शब्दों से कहीं बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अध्याय 4: लोगों को उनकी बातचीत से पहचानें। किसी व्यक्ति की बातचीत की शैली उनके व्यक्तित्व, भावनात्मक स्थिति और सोचने के तरीके का आईना होती है। बातचीत में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द, वाक्य रचना और स्वर, टोन यह बताने में मदद करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। इस अध्याय में हम सीखते हैं कि किसी की बातचीत को ध्यानपूर्वक सुनकर कैसे उनके व्यक्तित्व और मानसिकता को समझा जा सकता है। बातचीत से व्यक्तित्व को कैसे पहचानें? अगर कोई व्यक्ति बार बार मैं और मेरा जैसे शब्दों का उपयोग करता है, तो यह इंगित कर सकता है कि वह आत्मकेंद्रित है। ऐसे लोग अपने हितों को प्राथमिकता देते हैं और दूसरों की बातों को कम महत्व दे सकते हैं। जो लोग हम या आप जैसे शब्दों का अधिक उपयोग करते हैं, वे अधिक समावेशी, सहयोगी और रिश्तों को महत्व देने वाले हो सकते हैं। जो लोग बातचीत के दौरान दूसरों की बातों को बीच में काटते हैं, वे अक्सर अपने विचारों और बातों को ज्यादा अहमियत देते हैं। यह संकेत हो सकता है कि वे आत्मकेंद्रित हैं या धैर्य की कमी रखते हैं। दूसरी ओर, जो लोग धैर्यपूर्वक दूसरों की बात सुनते हैं और अपनी प्रतिक्रिया बाद में देते हैं, वे अधिक सहृदय और समझदार होते हैं। जो लोग धीमे और सोच समझकर बोलते हैं, वे आमतौर पर शांत, गंभीर और गहराई से सोचने वाले होते हैं। जो लोग बहुत तेजी से बोलते हैं, वे उत्साहित, घबराए हुए या अपनी बातों को जल्दी कहने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति का स्वर स्थिर और मधुर है, तो वह संतुलित और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वहीं अचानक स्वर का ऊंचा या नीचा होना अस्थिरता या असुरक्षा का संकेत हो सकता है। प्रभावी तरीके से सुने, हर व्यक्ति की बातों के पीछे एक छिपा हुआ मकसद या भावना होती है। बातचीत को केवल शब्दों तक सीमित न रखें, बल्कि सोचें कि वह व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा है। किसी के बोलने का तरीका, टोन और उनके वाक्य कैसे घड़े गए हैं, यह बता सकते हैं कि वे कितने आत्मविश्वासी या संकोची हैं। लोगों को बोलने दें और उनके वाक्यों को पूरा होने का समय दें। इससे न केवल आप उनके विचारों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे,
बल्कि वे आपको एक अच्छा श्रोता भी मानेंगे। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति तेज, स्पष्ट और बिना हिचकिचाहट के बोलता है तो वह आत्मविश्वासी है। उदाहरण के लिए, एक वक्ता जो सीधे तथ्यों पर बात करता है और अनावश्यक शब्दों से बचता है, उसकी मानसिक स्पष्टता झलकती है। यदि कोई व्यक्ति धीमे बोलता है, बार बार रुकता है या अपने वाक्य अधूरे छोड़ता है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वह असुरक्षित या चिंतित महसूस कर रहा है। अगर कोई बातचीत में हम और साथ मिलकर जैसे शब्दों का उपयोग करता है, तो यह इंगित करता है कि वह व्यक्ति समूह में काम करने और सहयोग में विश्वास रखता है। किसी की बातचीत की शैली उनके व्यक्तित्व और सोचने के तरीके को उजागर करने का एक अहम जरिया है। शब्दों के चयन, बोलने की गति और स्वर को समझकर आप किसी व्यक्ति के आत्मविश्वास, भावनात्मक स्थिति और प्राथमिकताओं का अंदाजा लगा सकते हैं। इस कला को सीखने के लिए जरूरी है कि आप न केवल सुनने की क्षमता विकसित करें, बल्कि बातों के पीछे के इरादों और भावनाओं को भी समझने की कोशिश करें। ऐसा करके आप न केवल दूसरों को बेहतर समझ पाएंगे, बल्कि उनकी नजर में एक संवेदनशील और समझदार व्यक्ति के रूप में भी उभरेंगे। अध्याय 5, मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स का उपयोग करें। पैट्रिक किंग के अनुसार किसी व्यक्ति को सही मायने में समझने के लिए उनके मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स को पहचानना और उनका सही उपयोग करना बेहद जरूरी है। ट्रिगर्स ऐसी स्थितियां या बातें होती हैं जो किसी व्यक्ति को खास प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करती हैं। ये ट्रिगर्स उनके अनुभवों, भावनाओं और व्यक्तित्व से जुड़े होते हैं। मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स क्या हैं? मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स उन विशेष चीजों या संकेतों को कहते हैं जो किसी व्यक्ति की भावनाओं को उत्तेजित करते हैं या उनके व्यवहार में बदलाव लाते हैं। ये ट्रिगर्स सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी। उदाहरण, अगर किसी व्यक्ति को तारीफ सुनना पसंद है तो प्रशंसा करना उनका सकारात्मक ट्रिगर हो सकता है। किसी की असफलता की चर्चा करना, अगर वह व्यक्ति संवेदनशील है तो यह उनका नकारात्मक ट्रिगर हो सकता है। ट्रिगर्स को समझने से न केवल आप दूसरों के साथ बेहतर संवाद कर सकते हैं, बल्कि उनके साथ मजबूत संबंध भी बना सकते हैं। कैसे ट्रिगर्स को पहचानें? लोगों की बातचीत उनके अतीत और भावनाओं का संकेत देती है। उनके कहे शब्दों से उनके ट्रिगर्स का पता लगाया जा सकता है। किसी व्यक्ति के अनुभवों को ध्यान से सुनें। वह किन विषयों पर सहज महसूस करता है और किन पर असहज, इसे समझें। ट्रिगर्स अक्सर किसी की प्रतिक्रियाओं से झलकते हैं। जब किसी विषय पर चर्चा हो रही हो तो उनके चेहरे के हाव भाव पर ध्यान दें। उदाहरण, अगर उनकी आंखें चमकने लगें या मुस्कान आ जाए तो वह विषय उन्हें खुशी देता है। वहीं अगर वे परेशान दिखें या आंखें चुराएं तो यह उनके लिए असहज हो सकता है। उनकी पसंद और नापसंद को समझें। बातचीत में उनकी प्राथमिकताओं पर गौर करें। क्या चीज उन्हें प्रेरित करती है और क्या चीज उन्हें विचलित। उदाहरण, मान लीजिए एक सहकर्मी को उनकी मेहनत और योगदान के लिए पहचान मिलना पसंद है। अगर आप उनकी तारीफ करेंगे और उनके काम को सराहेंगे तो वह और ज्यादा मेहनत से काम करेंगे। एक व्यक्ति को उनकी किसी पुरानी असफलता के बारे में बार बार याद दिलाया जाए तो वह गुस्से या असुरक्षा का अनुभव कर सकता है। इससे उनकी प्रतिक्रिया नकारात्मक हो सकती है। मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स को पहचानना और उनका सही उपयोग करना एक कुशल संचारक और अच्छे संबंध स्थापित करने वाले व्यक्ति की पहचान है। यह कला आपको दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझने और उनके साथ सहानुभूति विकसित करने में मदद करती है। ट्रिगर्स को समझकर आप न केवल प्रभावी संवाद कर सकते हैं, बल्कि दूसरों के साथ एक मजबूत और सकारात्मक रिश्ता भी बना सकते हैं। अध्याय 6, झूठ बोलने वालों को कैसे पहचानें। झूठ बोलना एक आम मानवीय व्यवहार है, लेकिन इसे पकड़ना अक्सर चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस अध्याय में हम उन सूक्ष्म संकेतों और तकनीकों पर चर्चा करेंगे जो किसी व्यक्ति के झूठ बोलने का पता लगाने में मदद कर सकते हैं। जब कोई झूठ बोलता है तो उसकी शारीरिक और मौखिक भाषा में छोटे छोटे बदलाव होते हैं। इन संकेतों पर ध्यान देकर झूठ को पहचाना जा सकता है। बोलने के तरीके में बदलाव। झूठ बोलने वाले अक्सर अपने उत्तर देने में देरी करते हैं
क्योंकि उन्हें कहानी गढ़ने में समय लगता है। झूठा व्यक्ति अक्सर अनावश्यक और अधिक जानकारी देता है ताकि वह अपनी बात को सच्चा साबित कर सके। झूठ बोलते समय किसी की आवाज का स्वर असामान्य रूप से ऊंचा या नीचा हो सकता है। शारीरिक संकेत, तनाव या डर के कारण झूठ बोलने वाला व्यक्ति पसीना बहा सकता है, खासकर माथे और हथेलियों पर। झूठ बोलने से शरीर में रक्त प्रवाह तेज हो सकता है, जिससे चेहरे पर लालिमा आ जाती है। झूठ बोलते समय व्यक्ति आंखों का संपर्क बनाने में असफल रहता है या बार बार आंखें झपकाता है। झूठा व्यक्ति अक्सर असहज महसूस करता है, जिससे वह बार बार अपने पैर हिला सकता है, बैठने की मुद्रा बदल सकता है या अपनी उंगलियों से खेल सकता है। झूठ बोलते समय व्यक्ति के चेहरे पर नकली मुस्कान हो सकती है। यह मुस्कान उनके चेहरे के बाकी हिस्सों से मेल नहीं खाती और केवल होंठों तक सीमित रहती है। झूठ पकड़ने की तकनीक। अगर कोई व्यक्ति आपके सवाल का जवाब देने में अधिक समय लगाता है, तो यह संकेत हो सकता है कि वह अपनी कहानी बनाने की कोशिश कर रहा है। झूठ बोलने वाले व्यक्ति के लिए अपनी कहानी में निरंतरता बनाए रखना कठिन होता है। उनसे सवाल पूछें जो उनकी कहानी में गहराई लाने की मांग करें, जैसे इस घटना के दौरान तुम्हारे साथ और कौन था, तुमने उसके बाद क्या किया। इससे उनके भ्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है। किसी झूठे व्यक्ति से उसी घटना के बारे में अलग अलग समय पर सवाल पूछें। अगर उनके उत्तर अलग अलग हों तो यह उनके झूठ का संकेत हो सकता है। सच बोलते समय व्यक्ति की शारीरिक भाषा और उसके शब्दों में तालमेल होता है। अगर उसकी शारीरिक हरकतें उसके कहे गए शब्दों से मेल नहीं खाती, तो यह झूठ का संकेत हो सकता है। उदाहरण, अगर आप किसी से पूछते हैं, तुमने कल रात क्या किया, और वह पहले रुककर सोचने लगे या हकलाने लगे, तो यह संकेत हो सकता है कि वह सच नहीं बोल रहा। कोई व्यक्ति जवाब में कहता है, मैं कल रात 8 बजे घर गया। मैंने अपने दरवाजे की चाबी निकाली, फिर दरवाजा खोला, फिर बत्ती जलाई और फिर सोने चला गया। यह अनावश्यक विवरण झूठ को छिपाने का तरीका हो सकता है। अगर कोई आपकी आंखों में देखने से बच रहा है और बार बार अपने फोन या इधर उधर देख रहा है, तो वह असहज हो सकता है। झूठ पकड़ने की कला में सबसे अहम है सूक्ष्म संकेतों को पहचानना। किसी के शब्दों, आवाज और शरीर की भाषा का संयोजन देखकर आप यह समझ सकते हैं कि वह सच बोल रहा है या झूठ। झूठ का पता लगाना न केवल आपको सच जानने में मदद करता है, बल्कि आपको एक बेहतर संवादक भी बनाता है। हालांकि झूठ पकड़ते समय अपने निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमेशा परिस्थिति और व्यक्ति की सामान्य आदतों को ध्यान में रखें। अध्याय 7, गहराई से सवाल पूछें। पैट्रिक किंग के अनुसार सही सवाल पूछना एक ऐसी कला है जो आपको न केवल दूसरों को बेहतर समझने में मदद करती है, बल्कि उनके विचारों और इरादों को भी उजागर करती है। जब आप गहराई से सवाल पूछते हैं, तो यह दूसरों को उनके भावनाओं और अनुभवों को साझा करने का मौका देता है। कैसे पूछें सही सवाल? सीधे हां या नहीं में जवाब मिलने वाले सवालों की बजाय ऐसे सवाल पूछें जो सामने वाले को विस्तार से अपनी बात कहने का मौका दें। उदाहरण, आपने इस स्थिति में क्या महसूस किया? इस अनुभव ने आपको कैसे प्रभावित किया? ऐसे सवाल व्यक्ति को अपनी भावनाओं और दृष्टिकोण को बेहतर तरीके से व्यक्त करने का अवसर देते हैं। सवाल पूछने से पहले ऐसा माहौल बनाएं जिसमें सामने वाला व्यक्ति खुलकर बात कर सके। अपनी बॉडी लैंग्वेज और स्वर को सहज और स्वागतपूर्ण रखें। उदाहरण, अगर आप किसी गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं, तो एक शांत और प्राइवेट स्थान चुनें। शुरुआत हल्के और सामान्य सवालों से करें, फिर धीरे धीरे अधिक व्यक्तिगत और गहरे सवालों पर जाएं। यह प्रक्रिया सामने वाले व्यक्ति को असहज महसूस किए बिना खुलने का समय देती है। लोगों के उत्तरों का विश्लेषण कैसे करें? अगर कोई व्यक्ति आपके सवाल का जवाब देने में झिझकता है या बार बार रुकता है, तो यह संकेत हो सकता है कि वह या तो असहज है या सच्चाई छिपा रहा है। कभी कभी लोग अपनी बातों को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। उदाहरण, मैंने हमेशा हर काम में सफलता पाई है। ऐसे दावे अक्सर असत्य हो सकते हैं।
अगर कोई व्यक्ति बार बार अपने उत्तर बदलता है या उनके जवाब में तार्किक विरोधाभास होता है, तो यह संकेत हो सकता है कि वह सच नहीं बोल रहा। ऐसे मामलों में उनसे अतिरिक्त विवरण मांगें और उनकी प्रतिक्रियाओं पर गौर करें। उदाहरण, आप किसी दोस्त से पूछते हैं, तुम इन दिनों कैसे हो? और वह कहता है, सब ठीक है। अगर आप सहज माहौल बनाते हैं और गहराई से सवाल पूछते हैं, जैसे क्या तुम्हें किसी चीज की चिंता सता रही है, तो वह खुलकर अपनी बात कह सकता है। अगर कोई कहता है, मैंने इस प्रोजेक्ट में 100% योगदान दिया, तो आप पूछ सकते हैं, इस योगदान के कुछ विशेष उदाहरण क्या हैं? यह गहराई में जाने का मौका देता है और सच्चाई को उजागर करता है। सवाल पूछने की कला आपको केवल जवाब पाने तक सीमित नहीं करती, बल्कि यह दूसरों के व्यक्तित्व और भावनाओं को समझने का माध्यम भी है। सही सवाल पूछने से आप सामने वाले व्यक्ति को बेहतर तरीके से जान सकते हैं और उसके विचारों और इरादों की गहराई में जा सकते हैं। इस तकनीक को कुशलतापूर्वक अपनाने से आप अपने रिश्तों को मजबूत और संवाद को प्रभावी बना सकते हैं। अध्याय 8, खुद को बेहतर श्रोता बनाएं। पैट्रिक किंग बताते हैं कि दूसरों को समझने और पढ़ने का पहला और सबसे अहम कदम है उन्हें ध्यान से सुनना। अच्छी तरह से सुनने की कला आपको दूसरों की भावनाओं, इरादों और विचारों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है। जब कोई बात कर रहा हो तो पूरी तरह से उनकी बात पर ध्यान केंद्रित करें। अपने फोन, अन्य काम या अपनी चिंताओं को छोड़कर केवल उनकी बात सुनें। बीच में बोलने से न केवल आप उनकी बात पूरी तरह से सुनने से चूक जाते हैं, बल्कि यह उन्हें असहज भी कर सकता है। उनकी बात पूरी होने के बाद ही प्रतिक्रिया दें। उनके कहे गए शब्दों के साथ साथ उनकी आवाज के स्वर पर भी ध्यान दें। उदाहरण, धीमे या भारी स्वर का मतलब हो सकता है कि वे दुखी हैं, जबकि तेज और उत्साहित स्वर खुशी को दर्शाता है। जब कोई बात कर रहा हो तो तुरंत जवाब देने की बजाय उनकी बातों को समझने का समय लें। इसे एक सुनने का अभ्यास मानें, न कि उत्तर देने की प्रतियोगिता। अच्छे श्रोता बनने के लाभ, जब आप ध्यान से सुनते हैं तो लोग आपको भरोसेमंद मानते हैं। वे आपसे अधिक खुलकर बात करते हैं। एक अच्छे श्रोता बनने से आपके व्यक्तिगत और पेशेवर संबंध मजबूत होते हैं। ध्यान से सुनने से आप व्यक्ति की भावनाओं और छुपे हुए विचारों को भी समझ पाते हैं। सुनने की कला न केवल आपकी दूसरों को समझने की क्षमता को बढ़ाती है, बल्कि आपको एक अधिक प्रभावी संवादक भी बनाती है। ध्यान से सुनकर आप उनके दिल और दिमाग दोनों को समझ सकते हैं, जिससे आपके रिश्ते अधिक प्रामाणिक और गहरे बनते हैं। अध्याय 9, आत्मनियंत्रण और सहानुभूति। किताब के अंतिम अध्याय में पैट्रिक किंग सेल्फ कंट्रोल और सिंपैथी के महत्व पर जोर देते हैं। दूसरों की भावनाओं और व्यवहार को बेहतर ढंग से समझने के लिए आपको पहले अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। जब आप दूसरों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हों, तो अपनी भावनाओं को रास्ते में न आने दें। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति आपके प्रति गुस्सा या कटुता दिखा रहा है, तो आप बिना आवेश में आए उनकी स्थिति को समझने का प्रयास करें। दूसरों की भावनाओं और इरादों को समझने में समय लगता है। अपनी प्रतिक्रियाओं को तुरंत देने की बजाय सोच समझकर और तर्कसंगत ढंग से जवाब दें। आत्मनिरीक्षण करें कि कौन सी परिस्थितियां आपको असंतुलित करती हैं। उदाहरण, अगर आप किसी की आलोचना से जल्दी आहत हो जाते हैं, तो इस पर काम करें ताकि आप शांत और समझदारी से स्थिति का सामना कर सकें। सिंपैथी का मतलब है खुद को किसी और की जगह पर रख कर देखना। उनके जीवन की चुनौतियों, विचारों और भावनाओं को समझने की कोशिश करें। किसी व्यक्ति की स्थिति को बेहतर समझने के लिए उनसे पूछें, आपके लिए यह स्थिति कैसी है, या आपको क्या कठिन लगता है। यह न केवल आपकी सहानुभूति बढ़ाता है, बल्कि उन्हें यह एहसास भी कराता है कि आप उनकी भावनाओं को महत्व देते हैं। कभी कभी किसी को केवल यह सुनने की जरूरत होती है कि उनकी भावनाएं मान्य और समझी जा रही हैं। उदाहरण, मुझे समझ आ रहा है कि यह आपके लिए कितना कठिन रहा होगा। सेल्फ कंट्रोल और सिंपैथी केवल दूसरों को पढ़ने की कला नहीं है, यह बेहतर इंसान बनने का माध्यम भी है।
जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं और सहानुभूति विकसित करते हैं तो आप अपने रिश्तों में विश्वास, सम्मान और समझ का एक मजबूत आधार बना सकते हैं। यही इन कौशलों की असली ताकत है। दोस्तों, यह किताब हमें यह सिखाती है कि लोगों को पढ़ने का मतलब सिर्फ उनके राज जानना नहीं है, बल्कि उनके साथ बेहतर संबंध बनाना है। जब आप दूसरों को बेहतर समझते हैं तो आप खुद को भी बेहतर समझने लगते हैं। याद रखें, रीड पीपल लाइक अ बुक न केवल एक कला है, बल्कि एक ऐसा कौशल है जिसे आप लगातार अभ्यास करके सुधार सकते हैं। यह किताब आपको न केवल प्रोफेशनल लाइफ में, बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी बेहद मददगार साबित होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी ऐसे प्रेरक और ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। आपकी राय और सवाल हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं।